जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं सब। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सीएमए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पोस्टल टेस्ट पेपर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बच्चों, ये जो 50 क्वेश्चन हैं जो हम आज करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाऊंगा। कोशिश करिएगा कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या बोला बच्चों? Two numbers are in the ratio 7:9. If the sum of the numbers is 288, then the smaller number is। ठीक है, दो नंबर का रेशियो दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब बोला है उनका अगर सम जो है वो 288 होगा तो स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो इन दो नंबर में से मैं मान लेता हूं कि लेट वन नंबर या फर्स्ट नंबर ले लो, फर्स्ट नंबर बी 7x, है ना, कॉमन मल्टीपल लेना होगा। और सेकेंड नंबर को मैंने मान लिया कितना बच्चों, 9x। अब इन दोनों का जो सम है वो हमें कितना बोला है, 288। तो इनको ऐड करेंगे, 16x इज इक्वल टू 288 और x इज इक्वल टू 288 डिवाइड बाई 16। अब कैलसी से कर लो, कैलसी अलाउड है ही आप लोग का। तो 288 डिवाइड बाई अगर मैं 16 करता हूँ इज इक्वल टू, तो बच्चों मेरा आंसर इसमें आ रहा है 18। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, स्मॉलर नंबर। तो ये 7x और 9x में डेफिनेटली आपका 7x क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो सीधा 7 का 7 मल्टीप्लाई बाई x क्या है बच्चों, 18 है। तो हम लोग सीधा 18 मल्टीप्लाई बाई 7 अगर कर देते हैं तो इसका जो आंसर आ रहा है 126 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बोला इफ 4, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी, बोला है A4, 6, P, 27, Q आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 4/6 लिख सकते हैं, फिर 6/P लिख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला बच्चों, ध्यान रखना। फिर P/27 लिख सकते हैं और फिर 27/Q लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इस पोर्शन को ले रहा हूं। तो देखो यहाँ पे 4/6 इज इक्वल टू 6/P। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और P की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, 6 जार ये 36 आया और ये 4 नीचे आ जाएगा। कैंसिल किया तो 4 9 जार 36। तो मतलब P की जो वैल्यू आई है बच्चों वो क्या आई है, 9। अब यहाँ पे जो P है, क्या मैं इसके जगह पे 9 बिठा सकता हूं, बिठा दिया। अब इनको लो, Q निकाल सकते हो बच्चों, तो निकालो। तो Q इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 27 और डिवाइड बाई 9। 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 3 जार 27 और Q इज इक्वल टू 3 7 जार 21 इन हैंड 2 3 2 जार 6 और 2 8 81। तो देयरफॉर बच्चों P जो है आपका 9 है और जो Q है वो आपका 81 है। तो ऑप्शन बी अगर आप देखें, P 9 Q 81, ये आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बोला अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, बोल दिया बच्चों, डबल इन 8 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स। ठीक है, बोला कुछ पैसा है कंपाउंडेड पे, ठीक है, वो डबल हो जाता है 8 सालों में। तो वही पैसा कितने सालों में 16 गुना हो जाएगा, मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपल है, देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। 2 टाइम्स हो रहा है बच्चों कब, 8 ईयर्स में। तो बोला हमें 16 टाइम्स जो है वो कितने ईयर्स में होगा। अब ये देखना, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो इसको जैसे यहाँ पे 2 है तो 16 को भी 2 की पावर समथिंग ले आओ। तो 2 की पावर 4 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 आएगा। अब ये जो पावर है इसके साथ इस 8 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 4 8 जा 32। तो सीधा सीधा इसका आंसर मेरे बच्चों 32 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। डबल बोला होगा, कुछ भी दिया होगा, हमेशा देखना उसका 4th रूट 5th रूट कुछ ना कुछ आएगा ही, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट सम विल अमाउंट टू इतना, बोला कितना पैसा, मतलब प्रिंसिपल मांगा है, जो अमाउंट इतना हो जाएगा 6 सालों में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली बोला है बच्चों। तो मैंने समझा रखा है, जब भी हाफ ईयरली बोले तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये 12 हाफ ईयर आ जाएगा और जो रेट होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 5% आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अमाउंट का फॉर्मूला पता है, कंपाउंडेड वाले में बोला है आपको। तो आपका फॉर्मूला P 1 + R/100 और टू द पावर n। तो अमाउंट यहाँ पे गिवन है मेरे बच्चों 5480। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है,
1 प्लस रेट हमारा क्या हो जाएगा 5%, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर लो सीधा, अगर दिक्कत आ रही है। ये 10% था, डिवाइड बाई क्या कर दो 2 कर दो, ठीक है, वही आ जाएगा 5%। और क्योंकि नीचे 100 से क्या करना होता है, डिवाइड भी करना होता है, परसेंटेज में है। और n कितना आ जाएगा हमारा 12। तो अब सीधा सीधा देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है आप लोगों ने आराम से समझना। पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट लो। तो बच्चों यहाँ पे 10 डिवाइड बाई क्या है 200 है, फिर प्लस 1 कर दो, फिर मल्टीप्लाई इक्वल करोगे तो क्या हो गया स्क्वायर, और एक बार इक्वल किया तो क्यूब, और एक बार इक्वल किया टू दी पावर 4, फिर इक्वल 5 इक्वल 6 इक्वल 7 इक्वल 8 इक्वल 9 इक्वल 10 इक्वल 11 इक्वल 12 हो गया ये। अब इधर का काम हो गया, इसको m प्लस मेमोरी में रख दो। इधर क्या है मेरे बच्चों 5480 है। अब ये जो पूरा पोर्शन है ये डिवाइड में आएगा यहाँ पे, तो इसलिए मैं डिवाइड का साइन प्रेस कर रहा हूँ। अब ये चीज मुझे वापस चाहिए नीचे जो मेमोरी में थी, वापस लाने के लिए MRC कर दिया, और फाइनल रिजल्ट के लिए मैंने इक्वल टू प्रेस कर दिया। तो P की वैल्यू जो मेरी आ रही है 3051 आ रही है। तो ऑप्शन ए जो है मेरे बच्चों ये आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। ये आपका दे रखा है प्रिंसिपल, रेट आपका ये है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया 4 ईयर्स, तो कोई दिक्कत नहीं। करते हैं सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। फॉर्मूला अभी अभी हमने किया 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल कितना बोला है बच्चों 9350 बोला है, और 1 का 1 प्लस आर हमारा क्या है 8%, मतलब 8 अपॉन 100, और क्योंकि हाफ ईयरली बोला है तो डिवाइड बाई 2 करना है, रेट को बताया मैंने। और टाइम क्या था 4 ईयर्स, तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 2 8, तो ये 8 हो जाएगा, 8 हाफ ईयर्स बस। तो इसको सॉल्व करो बच्चों तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो रहा है 8 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार इक्वल 3 इक्वल 4 इक्वल 5 इक्वल 6 इक्वल 7 इक्वल 8 हो गया ये। और सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको 9350 से इज इक्वल टू, तो इसका जो अमाउंट का आंसर आ रहा है 12796 पॉइंट कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे 12795 दे रखा है, ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने डेसिमल के बाद सारी वैल्यूज ली हैं। हो सकता है कि जब क्वेश्चन किया हो डेसिमल के बाद कुछ ही वैल्यू लिया होगा, तो इसके नियर अबाउट जो आंसर है वो आ सकता है, ठीक है। तो 12796 है, आई थिंक यही होगा, और तो कुछ है नहीं इतना नजदीक, तो ये नजदीक है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी देख लेते हैं आप, ठीक है। ये सिमिलर ले लो आप किसका 12795 का, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा, यही फॉर्मूला होता है P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n, बस इसमें क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना, P बाहर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल था 9350, ये तो आ ही रहा है आप लोग को। 1 प्लस रेट हो जाएगा 8 अपॉन यहाँ पे 200, और यहाँ पे 8 -1। तो बच्चों करो इसको, तो 8 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, सीधा सीधा -1 कर दो, -1 और मल्टीप्लाई बाई 9350 इज इक्वल टू, तो बच्चों इसका जो आ रहा है 3446 आ रहा है 0.12, ऐसे ही यहाँ पे 3445 दे रखा है। तो ये मैंने कहा था डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज लेने के कारण ये आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए आप लोग का करेक्ट है, नियर अबाउट आंसर देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। बोला एक्युमुलेटेड सीरीज ऑफ डिपॉजिट्स एज फ्यूचर सम मनी इज क्लासिफाइड। आप आज ही के डेट से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे हो, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, है ना। तो ऐसा फंड क्रिएट करना आज ही से, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उससे आप थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो आपको जरूरत है उसका आप इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे फंड को बच्चों हम लोग कहते हैं सिंकिंग फंड, ध्यान रखना। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बोला है फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्या सीरीज है, 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे -4 है, फिर आपका ये 8 है, फिर आपका -16 है, ठीक है, फिर आपका 32 है। तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा है। अब ये सीरीज देखो क्या ये एपी में है या जीपी में है ना। एपी में तो है नहीं, क्योंकि अगर डिफरेंस देखोगे तो आपका सेम नहीं आएगा। करके देखें, -4 और फिर -2 करो तो बच्चों ये आ जाएगा -6, और अगर आप 8 माइनस ये -4 है -4 करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 12 आ जाएगा। तो ये आपका एपी में नहीं है,
जीपी में देखना पड़ेगा। तो जीपी में क्या होता है, ये सेकेंड टर्म है तो -4/2 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। 8/-4 तो ये भी -2 आ रहा है। तो बच्चों ये जीपी में है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है, जीपी में दे ही रखा है। आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालने, तो 1 2 3 4 5। अभी देखो ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाला क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब ये देखो 2 का मल्टीपल है, 2 2 ज़र 4 है ना, फिर 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, इस तरीके से मल्टीपल जा रहा है। 16 2 ज़र 32, तो 32 2 ज़र कितना होगा 64, बट माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से समझो। अब फिर 64 2 ज़र करो, ठीक है। तो 64 2 ज़र करते हैं, 64 × 2 इज इक्वल टू 128, ये पॉजिटिव में आएगा। फिर 128 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो इज इक्वल टू 256, फिर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको 256 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो 512, ये पॉजिटिव में आएगा। फिर 512 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो बच्चों ये माइनस आ जाएगा 1024। तो मेरे को लग रहा है, देखो क्या है, -64, पहला वाला देखते हैं, 128 -256 512 -1024। ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है फॉर द गिवन सीरीज, ये गिवन सीरीज है 66, फिर है 71, फिर है 76, फिर है 81, ऐसे ही चलता जा रहा है। विथ n टर्म्स इन द सीरीज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d। सिंपल है बच्चों। अब d का मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, जो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है इसके बीच में डिफरेंस देखो। तो 71 - 66 करो तो 5 आ जाएगा, 6 5 11, ठीक है। तो 5 आ गया। इधर से देखो ये भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये भी देखो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो आपका +5 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्या आएगा, +5 आएगा, ठीक है। देख रहे हैं आपका सब पॉजिटिव में आएगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। चलो जी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला इफ द लास्ट टर्म इज 187, लास्ट टर्म मतलब इसको हम nth टर्म लिख सकते हैं 187। फर्स्ट टर्म मतलब ए आपका दे रखा है मेरे बच्चों 371। वैल्यू बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 8 डिडक्टेड, तो मतलब डी जो है वो -8 है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ए एन मतलब लास्ट टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 और मल्टीप्लाई बाई डी। तो nth टर्म मतलब 187 है, a आपका 371 प्लस n का हमें नहीं पता, d हमारा क्या -8 है। तो 187 इधर -371 आ जाएगा और ये डिवाइड बाई -8 हो जाएगा, और इधर -1 है तो इधर +1 भी आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, बस ये सॉल्व करो। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 187 और -371, ठीक है। तो ये तो -184 आ रहा है, और डिवाइड बाई 8 कर दो तो -23। तो ये माइनस, चलो ये ऐसे आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा है और नीचे ही माइनस है, तो ऊपर से नीचे से दोनों से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इसका मतलब देयरफॉर जो n है वो 23 + 1 कितना आ जाएगा, 24 आएगा। ऑप्शन डी जो है ये आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हर एक चीज देखो मैं डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि व्हेन अ बाइक हैड ट्रेवल्ड फॉर 78 किलोमीटर इन 3 आवर्स और 45 मिनट्स इन द इवनिंग, ठीक है। एक बाइक है जो ट्रैवल करती है 78 किलोमीटर कब, 3 घंटे और 45 मिनट में शाम को। बोला हाउ मच डिस्टेंस वुड द बाइक ट्रैवल इन 2 आवर्स, तो 2 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी वो बताना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूं, डी 78 किलोमीटर आपको गिवन है। मैं टाइम की बात करूं तो 3 आवर्स और 45 मिनट्स है। अब बच्चों इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये तो 3 आवर्स है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ 45 मिनट्स को कर दो अब, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जार 45 और ये 12 से 3 3 जार 9 3 4 जार 12, तो ये हो जाएगा, ये भी आवर्स में आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब 3/4, तो ये आ जाएगा 4 3 जार 12, 12 और 3 15, तो 15/4 आवर्स आ जाएगा मेरे बच्चों। अब आपको देखो डिस्टेंस पता है, आवर्स पता है, स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका है 78 किलोमीटर, टाइम आपका है 15/4,
तो 15 अपॉन जो 4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करो तो 78 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है मेरे बच्चों 20.8। तो अब स्पीड आ गया। अब नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, हाउ मच डिस्टेंस। अब डी निकालने बोला है। अब देखो ये टाइम है 2 आवर्स और ये स्पीड है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास 20.8 आया, टाइम हमारे पास क्या है 2 आवर्स है, तो सीधा इसको इंटू 2 कर दो तो ये आपका 41.6 आ जाएगा। तो डिस्टेंस आ जाएगा 41.6 किलोमीटर। ठीक है, जीरो भी लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का तो वैल्यू है ही नहीं, है ना। तो 41.60 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके हो गए अभी तक हमारे 10 क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा शानदार क्वेश्चन है, बहुत बड़ा दिख रहा है पर घबराओ मत। बोला अ ट्रेन टेक्स 35 आवर्स टू रीच पंजाब फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता से पंजाब, ठीक है, 35 घंटे लगते हैं। कितना डिस्टेंस है 1940 किलोमीटर है। एंड टेक्स 42 आवर, 42 घंटे लगते हैं कलकत्ता से गुजरात। कोलकाता फ्रॉम गुजरात, अच्छा गुजरात से कोलकाता कितना डिस्टेंस है 2160 किलोमीटर है। लेकिन बोला है बट इट टुक 25 आवर्स, 25 घंटे लगते हैं फ्रॉम पंजाब टू गुजरात, पंजाब से गुजरात। ठीक है, कितना किलोमीटर है 1420 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हमें पूछा हाउ मेनी डेज इट टेक फॉर अ ट्रिप फ्रॉम कोलकाता से पंजाब, पंजाब से गुजरात, गुजरात से कोलकाता, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको दो चीजें पूछी हैं, एक तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ठीक है, और एक आपको पूछा है टाइम, ठीक है, कितने डेज लगे। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की, ठीक है ना बच्चों। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका आया पंजाब से कोलकाता कितना 1940, उसके बाद दूसरा कितना आया सर 2160, फिर उसके बाद कितना आया 1420। तो इसको तो ऐड कर दो, ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 0 6 4 10 2 12 इन एंड 1 9 1 10 11 और 4 15 5 इन एंड 1 2 1 3 1 4 1 5, तो 5520 ये तो आपका डिस्टेंस आ गया। अब बोला है बच्चों टाइम का, ठीक है, तो पहले लगा आपका 35 आवर्स, ठीक है, उसके बाद है 25 और उसके बाद है 42। तो ये कितना, ये टोटल आपका तो डिस्टेंस आ गया, ये आ गया 35 प्लस 25 प्लस कितना है 42 इज इक्वल टू 102 आवर्स है। ठीक है, कितना 102 आवर्स है। अब इसको बच्चे डेज में कन्वर्ट करो तो 102 डिवाइड बाय 24, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सॉरी है ना, इसको डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो 24 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, तो कितने दिन लगेंगे ये हमें पता चल जाएगा। तो डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है 4.25 डेज। ठीक है, अब ये देखो ये जो 4 है ये तो हमारा पूरा पूरा है, तो ये तो 4 दिन तो पूरे पूरे लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये 0.25 जो डेज हैं, ठीक है, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक दिन में क्या होता है 24 घंटे होते हैं, तो 0.25 में कितने होंगे तो मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है बच्चों, जी सर। तो आपका देखो ये तो आ गया 4 डेज, ठीक है। अभी इसको आवर्स में ला रहे हैं हम लोग, कितने आवर्स, क्योंकि ऑप्शन में हमारा आवर्स दे रखा है, तो आवर्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और जब डेज निकालना होगा तो डिवाइड कर देंगे 24 से। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो 4 डेज और 6 आवर्स जो है ये आ रहा है हमारा एक तो, और डिस्टेंस क्या था 5520, तो ये भी हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है मेरे बच्चों ये आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे हम कर चुके हैं अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या बोला है देखो, इफ बाइक कवर्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स, बाइक कवर कर रहा है कितना 165 किलोमीटर 3 घंटे में, और स्कूटी कवर्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इन ऑर्डर टू कवर कितना कवर करेंगे 1025 किलोमीटर। तो बोला हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड बाय बाइक एंड स्कूटी। तो देखो सिंपल आपको समझा रहा हूं, एक बाइक का बोला है और सर एक बोला है स्कूटी का, है ना, स्कूटी था ना, हाँ एक स्कूटी का। अच्छा ध्यान से समझो, बाइक के केस में डिस्टेंस देखो कितना है सर, डिस्टेंस है 165 किलोमीटर, और सर टाइम कितना है, टाइम है 3 आवर्स। स्कूटी के केस में डिस्टेंस देखो कितना है सर 100 किलोमीटर, और टाइम देख लो कितना है 2 आवर्स। तो बच्चों स्पीड निकालो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपका 165
अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 165 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 55 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पीड क्या आ रहा है, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे 100 अपॉन 2 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर हो गया बच्चों। अब स्पीड आ गया। अब देखो आपको कितना कवर करना है, 1025 बोला है। अब स्पीड पता है, डिस्टेंस आपको ये दे ही रखा है। ठीक है, तो आप बाइक के केस में भी निकालो कितना टाइम लगेगा और इसके केस में भी निकालो कितना टाइम लगेगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस और ये स्पीड नीचे आ जाएगा बस। तो डिस्टेंस कितना था 1025 अपॉन 55। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो 1025 और डिवाइड बाई 55 इज इक्वल टू, तो 18.63 ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो 18.63 आवर्स तो इसके केस में लग रहा है। इसके केस में अगर टाइम की बात करूं, डिस्टेंस है 1025 और स्पीड है हमारा 50। तो मेरे बच्चों 1025 और डिवाइड बाई 50 करेंगे तो सर ये 20.5 आ जाएगा, है ना, 20.5 क्या आवर्स। तो ऐसा कहीं है, हाँ ऑप्शन डी में मुझे दिख रहा है 18.63। पहले क्योंकि बाइक का बोला था, ये बाइक है पहला और बाद में स्कूटी था, है ना, तो स्कूटी के लिए 20.50। ठीक है, यहाँ जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, जबरदस्त क्वेश्चन था। यस सर। अब ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है पर दिमाग लगाना है। बोला है विथ 5% इंक्रीज इन डिस्टेंस एंड 2.50 इंक्रीज इन टाइम व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन स्पीड। स्पीड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताना है। अगर 5% इंक्रीज किया जाए डिस्टेंस को और 2.50% इंक्रीज किया जा रहा है टाइम को। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन को ना आराम से समझा रहा हूं। लेट, मैं मान के चल रहा हूं कि इनिशियल जो डिस्टेंस था ना वो कितना था, इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, इनिशियल जो हमारे पास डिस्टेंस था वो कितना था 100 किलोमीटर था। लेटेड भी परसेंटेज में तो मैं 100 मान के चल रहा हूं। अब न्यू डिस्टेंस की बात बोलो क्या होगा, न्यू डिस्टेंस कितना होगा मेरे बच्चों। सर न्यू डिस्टेंस होगा ये पुराना और 5% इंक्रीज हुआ मतलब 5/100 हुआ। किसका, 100 का, है ना। पुराना लेंगे प्लस 5% जो इंक्रीज हुआ किस में से हुआ, पुरानी वाली से ही क्या तो हुआ, तो ये कैंसिल, तो इसका मतलब 105। ठीक है, किलोमीटर ये नया डिस्टेंस आया। ठीक है, अब इनिशियल टाइम को भी आप लोग इजी के लिए ले लो, इनिशियल टाइम भी ले लो आप 100 आवर्स ले लो। चलो ठीक है, तो न्यू टाइम कितना होगा आप बताओ। सर न्यू टाइम में बोला है 100 तो रहेगा प्लस 2.50% बोला है मतलब 100, और ये जो 2.50% जो इंक्रीज हुआ वो कितने के ऊपर हुआ, 100 आवर्स के ऊपर, इनिशियल के ऊपर ही तो हुआ। तो ये भी कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आ गया हमारा 102.50। ठीक है, ये आ गया नया डिस्टेंस न्यू टाइम। अब इंक्रीज कितना हुआ देखो, आप इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इंक्रीज का मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं मैं, हाँ जो हमें पूछा गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, 5% डिस्टेंस में हुआ तो स्पीड में क्या होगा। अब चलो हम लोग दो केस देखते हैं। चलो पहले इसमें एक मान लो, अब पहले स्पीड 1 निकालो जब पुराने केस था, इनिशियल डिस्टेंस था, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना था ये, तो इस केस में सिर्फ क्या आया हमारा 1 किलोमीटर पर आवर आया मान लो। ठीक है, अच्छा स्पीड 2 जब न्यू वाले के लिए था तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 105 अपॉन न्यू टाइम कितना था 102.50। तो ये देख लेते हैं 105, ठीक है, डिवाइड बाई 102 और 0.50 इज इक्वल टू, तो बच्चों ये तो 1.024 आ रहा है, 1.024 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ कितना इंक्रीज हुआ, स्पीड में ही तो इंपैक्ट बताना है। तो इंक्रीज इन स्पीड कितना हुआ सर 1 पॉइंट, ये बड़ा है 1.024 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर कितना हुआ, तो आपका 1.024 और -1 कर दो तो बच्चों ये आ गया आपका 0.024 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इम्पैक्ट बताना है और वो किस में दे रखा है, परसेंटेज में। ठीक है, तो चलो
अब ये जो इंक्रीज हुआ 0.024 वो किसके ऊपर हुआ सर? इनिशियल के ऊपर हुआ। इनिशियल स्पीड क्या था? 1 था, 1। और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100। तो भैया इसको मल्टीप्लाई बाय सीधा सीधा 100 कर दो, नीचे 1 की तो वैल्यू है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 2.4%, क्योंकि हमारा यहाँ पे परसेंट में लाना था। तो 2.44% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.44 डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? ये पूरा दे दिया मैंने, सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी मान के चल सकते हैं, 50 भी मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 100 लिया परसेंट के तौर पे। चलो जी, ये अब देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें? आराम से आप लोगों ने समझना है। बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल स्टेशन ऑफ मेट्रो इज 240 किलोमीटर। मान लो एक है ए और सर एक है हमारा बी। ठीक है, ये टर्मिनल एंड पॉइंट है और ये डिस्टेंस जो है ये पूरा 240 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। लो जी, अब मेट्रो रेल टेक्स 2 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस। अब 2 घंटे लगते हैं ए से बी पे जाने पे और बी से ए पे जाने पे भी 2 घंटे लगते हैं। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज। 5 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें बताना है। इफ 10 ट्रिप्स टू एंड फ्रो होगा, ये टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 स्टेशन इन डे। बोले 10 ट्रिप लगाता है एक दिन के अंदर। ठीक है, तो कितना किलोमीटर कवर करेगा 5 दिन के अंदर? तो सबसे पहले देखो, टाइम का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें सिर्फ डिस्टेंस का ही करना है। तो एक दिन के अंदर कितना जा रहा है, यहां लिखा ना द डिस्टेंस बिटवीन 2 टर्मिनल स्टेशन, तो 240 और 240। तो सबसे पहले एक ट्रिप में कितना कवर कर रहा है सर? एक ट्रिप का मतलब क्या हो गया? ए से बी पे जाना और बी से ए पे आना, ये एक ट्रिप होता है, ध्यान रखना। तो एक ट्रिप में हो जाएगा सर 240 प्लस 240 विच विल बी इक्वल टू 0 का 0, ये 8 4 480 किलोमीटर, ये हो गया एक ट्रिप में। तो आप बताओ मेरे बच्चों 10 ट्रिप में कितना होगा? तो आप कहोगे सर 480 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 4800 किलोमीटर 10 ट्रिप में। तो एक दिन में 10 ट्रिप कर रहा था, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा 5 डेज का? आप बताओ। तो सर 4800 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो 00 5 8 40 0 इन 4 5 को 20 अच्छा 24, तो 24,000 जो आएगा उसका 24,000 किलोमीटर, ये 5 दिन में टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं है। बोला वाई इज द यार्ड स्टिक टू मेजर द परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑफ द टू व्हीकल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यार्ड स्टिक का इस्तेमाल किया गया, जहां पे ये वाई यार्ड स्टिक को डिनोट कर रहा है। बोला वाई इज इक्वल टू क्या है आपका मेरे बच्चों? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम और मल्टीप्लाई बाय बोला है डिस्टेंस। अब आगे देखो क्या बोला है, इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन ऑफ द व्हीकल, ठीक है, इज इंक्रीज बाय 2%, 2% से इंक्रीज कर दिया डिस्टेंस को, तो व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द यार्ड स्टिक? तो वाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बता रहा है। तो मेरे बच्चों एक चीज ध्यान दो, y इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ध्यान से समझो, अपॉन टाइम। ठीक है, आराम से आप लोग के लिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, कुछ नहीं है, और समझा भी रहा हूं पूरा। टाइम टाइम कैंसल, तो y इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितना था? 2% था, तो 2% का अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? 4% होगा, नहीं होगा? है कि नहीं? और यहाँ पे सेकेंड व्हीकल की बात बोली है, तो सेकेंड व्हीकल वुड ट्रैवल 4% मोर डिस्टेंस। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा मेरे बच्चों, ये आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? आ गया अच्छे से? जी सर। चलो अब सेट का क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन छूट रहा था, तो 12 हमने कर लिया, ये 13, ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा 14, फिर उसके बाद चलो 15 भी कर लिया, फिर उसके बाद अब करेंगे हम 16। अच्छा, सेट ए आपका ये दे रखा है सारा, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। सेट बी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। फाइंड ए माइनस बी। तो बच्चों जब ए माइनस बी करेंगे तो देखो ए और बी में पहले तो कॉमन देखो, ठीक है, ए और बी में कॉमन देखो। तो सर इसमें मुझे दिख रहा है एक है कोई ई है इसमें, और सर इसमें भी ई है, क्यू है इसमें नहीं है, डब्ल्यू है इसमें नहीं है, आर है इसमें, आर भी है, ये आर भी कैंसिल कर दिया, टी है इसमें, सर टी नहीं है, वाई है इसमें नहीं है, बस। तो कॉमन को काट दिया। अब देखो ए में क्या बचा, क्योंकि ए से माइनस कर रहे हैं ना, तो ए में क्या बचा है?
तो सेट ए में बचा आपका Q, एक बचा है W, एक बचा है T और एक बचा है मेरे बच्चों Y। ठीक है, तो QWTY, तो QWTY हमारा ऑप्शन ए दे रहा है, तो ऑप्शन ए जो है बच्चों वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 17, आपका सेट ए दे रखा है, सेट बी, ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं। बोला है फाइंड द यूनियन ऑफ बी एंड ए, आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, बी यूनियन ए। अब यूनियन का मतलब क्या, सारे एलिमेंट लेने होता है और जो कॉमन है वो एक बार लेना है बस दोनों में। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या लेते हैं, 8 ले लिया मैंने इससे। ठीक है, देखो पहले कॉमन ले लो या तो वो इजी रहेगा। कुछ कॉमन है, 8 कॉमन है, चलो 8 मैंने ले लिया, ये कैंसिल कर दो। फिर उसके बाद 9 और 9 भी कॉमन है तो 9 भी ले लिया। 7 है, 7 नहीं है। 5 है दोनों में, नहीं है। 6 है, नहीं है। हाँ 2 है, फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब जो बचा है बच्चों वो ले लो सारा। तो सेट ए में बचा है 7, ठीक है, फिर बचा है 5, फिर बचा है 6 और इधर क्या बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है 1 और 4 और 3। ठीक है, 1 4 और 3। तो देखो यहाँ पे है कहीं, तो यहाँ पे ऐसे में दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 8 9। यस बिल्कुल, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़े हैं 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 करें, इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। यूनिवर्सल सेट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, रेक्टेंगल से। ध्यान रखना, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो पूरा है ना ये सारा, ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, दैट इज रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये ना आपके क्वेश्चन पेपर में भी थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, ये ऐसा नहीं होगा, ये 3 की पावर 9 होगा बच्चों और ये 3 की पावर 3 होगी। ठीक है, चलो तो आपको पता है इंडिसेस में आपने किया है कि अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई के केस में जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 9 प्लस 3 है ना पावर में, और ये हो जाएगा 3 की पावर 12। और जो 3 की पावर 12 होती है तो आपको पूरा करके बताना है। तो 3 मल्टीप्लाई इक्वल मतलब स्क्वायर हो गया, फिर इक्वल 3 इक्वल 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों ये आंसर आ रहा है आपका 5314441, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्लियर है, तो कुछ भी नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, चलो जी। अब ये यहाँ पे देखो 11 की पावर 78 है मेरे बच्चों, और यहाँ पे 11 की पावर 81 है। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब बेस सेम होते हैं, 11 11 बेस सेम है और डिवाइड का केस है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं बस। तो 78 माइनस 81 है ना, तो 78 माइनस 81 कर रहे हैं तो -3 आ रहा है, तो 11 की पावर -3, ऐसा कहीं दे रखा है नहीं। तो ये पावर में जो नेगेटिव साइन है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं बस, 1/11 की पावर 3। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये तो सिंपल है, मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि बेस सब सेम है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस नहीं, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 6 यहाँ से देखो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो, और ये प्लस है, तो प्लस प्लस 7 हो गया, ये 3 + 4 7, और ये -7 हो गया मेरे बच्चों। तो 6 की पावर 0, तो समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो जी अब ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना 20वां क्वेश्चन, ये हमारा 21। अब आ गए हम लोग 22 पर। क्या बोला है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, a की पावर x, b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z, मैं z ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू k लेट कर लो। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ये इक्वल टू k, फिर b की पावर y इज इक्वल टू k, c की पावर z इज इक्वल टू k। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, अगर मैंने a निकालना है तो k की पावर हो जाएगी 1/x, यहाँ पे b इक्वल टू k की पावर 1/y, और यहाँ पे c इक्वल टू k की पावर 1/z है ना, z इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर में। चलो जी अब लाना क्या था, हमें बोला है b का स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अब b का स्क्वायर क्या है आपका, तो b का स्क्वायर मतलब हो गया आपका k की पावर 1/y ये स्क्वायर, और ac क्या होता है, ac आपका देखो a है आपका k की पावर 1/x और
सी है आपका k की पावर 1 अपॉन जेड, ये तो k की पावर 2 अपॉन वाई आ जाएगा। इधर मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, k की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है k के, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं। अब ये देखो बेस दोनों तरफ सेम है तो पावर पावर इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका x है, सेकंड आपका ये y और ये z है ना, ये 1 अपॉन एक्स फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म है 1 अपॉन जेड। तो हमेशा ध्यान रखना जब ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस ऑफ, जैसे मान लो कि अगर a b c 3 टर्म है, अगर ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू ऐड होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, तो वो सीरीज मान लेना किस में होता है, आपका एपी में होता है। किस में होता है, एपी में। ठीक है, आप खुद देख लो कैसे, जैसे मान लो a कॉमा बी कॉमा सी, अब एपी के अंदर क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होगा वो इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होगा। यस सर होगा। अब इस b को इधर लेके आओ तो ये b प्लस बी हो जाएगा मेरे बच्चों, और इधर c प्लस ए हो जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ b और ये a प्लस सी। देखो ऐसा आया ना, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म जो हो रहा है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का एडिशन के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका किसके केस में, एपी के केस में होता है बच्चों, तो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट है। चलो अब आते हैं 23वां क्वेश्चन 23rd। यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, ये होना था log 1 to the base 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है इंडिसेस में। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था ये जो बेस है ये बेस होता है, ये इक्वल टू के इधर जो 0 दिख रहा है ये पावर होता है, और जिसका लॉग निकालना है वो रिजल्ट होता है। ठीक है, तो देखो ऐसा दे रखा है कहीं, यस दे रखा है 9 to the power 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, तो लॉग जब भी दिया होगा उसको हम इंडिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन था हमारा 23वां। अब आ गया बच्चों हमारा 24। देखो यहाँ पे लॉग अभी जस्ट समझाया वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, जब भी सिंगल लॉग दिया हो ना, है ना, कैसे कर सकते हैं बता रहा हूं मैं। तो ये गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू बोला है, तो मैंने कहा था ये बेस, ये आपका पावर, और जिसका लॉग निकालना है वो रिजल्ट। अब हमें वाई निकालना है, तो बच्चों ये इधर जाके क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और यहाँ पे 1/10, 5 1 5 5 2 10, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2। ठीक है, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्या है 25वां क्वेश्चन, बोला है बच्चों log 7y, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है 2। अब यहाँ पे देखो आप एक काम कर सकते हो, log 7y माइनस 5 इज इक्वल टू आप 2 इंटू 1 कर सकते हो बच्चों। यस सर कर सकते हैं, है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही तो आएगा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ log ला के ना log log कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो log में नहीं है। 7y माइनस 5, तो 2 का 2 रखा, यहाँ पे मैं इसको log 10 लिख सकता हूं, क्योंकि log 10 किसी भी बेस पर, यहाँ बेस नहीं लिख रहा हूं, किसी भी बेस पर क्या होता है 1 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी है बच्चों log के केस में कि अगर log a की पावर b है तो ये जो पावर पहले आ जाएगा और ये log a हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये भी तो ला सकते हैं ना, तो वही चीज कर रहा हूं। देखो log 7y माइनस 5 मैंने ऐसे रख दिया, और इधर log 10 ये 2 कर दिया, दोनों तरफ से log log कैंसिल हो गया, तो 7y माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 की पावर 2 है तो 100 हो गया, और 7y इज इक्वल टू 105 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस 5 है इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 7। तो अगर मैं 105 डिवाइड बाई 7 करता हूँ तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, y की वैल्यू जो आएगी 15 आएगी, 15, जो कि ऑप्शन ए है। चलो जी 25 क्वेश्चन हो गए। अब आता है 26वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोले, v माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू v प्लस 1 का फैक्टोरियल। मैंने आप लोगों को समझा रखा है पहले भी कि जब भी इस टाइप का दिया हो इक्वल टू साइन, है ना, तो LHS इक्वल टू RHS कर लो, और ऑप्शन से करना है। ठीक है, यहाँ पे 0 बिठाएंगे तो नहीं होगा बच्चों, 2 बिठाएंगे तो नहीं होगा, 4 बिठा के देखते हैं, तो v के जगह 4 बिठाओ, क्योंकि हमें क्या v की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल और इंटू 20, और इधर कर दो 4 प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो ये तो हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 20,
इधर हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 इंटू 20, और इधर 5 का फैक्टोरियल होगा 5 4 3 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। देखो दोनों तरफ 120 120 आ रहा है, क्लियर है ना। तो बहुत इजी होते हैं बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आराम से आप क्वेश्चन इसको निकाल लेंगे। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 27 पे। यहाँ पे क्या बोला है, द वेटेड एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये इज दे रखा है आपको 46.23, ये आपको क्या दे रखा है, वेटेड एवरेज दे रखा है। प्राइस पर टन दे रखा है, इसको आप एक्स पकड़ लो, और टन्स परचेज ये आपने वेट पकड़ना है क्योंकि वेटेड बोला है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 7 नहीं है आपके उसमें ना, काफी क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पी ले लेता हूँ, क्लियर। अब देखो कैसे करना है, हमें निकालना है सिंपल एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, ठीक है। हमें सिंपल एवरेज बोला है, ध्यान से समझना बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करूं तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन WX अपॉन सबमिशन W, ठीक है बच्चों। अब आपको वेटेड एवरेज देखो कितना दे रखा है, 46.23 गिवन है, आपको अब ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये X और ये W और यहाँ पे WX। तो ये तो है आपका 45.60, ये है मेरे बच्चों 50.70, और ये आपका X है P, यहाँ पे है 135, यहाँ पे है 40 और यहाँ पे 25। तो फटाफट करें, तो 45.60 मल्टीप्लाई बाय 135 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6156 आया। इससे ये करोगे तो ये हो जाएगा 50.70 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे बच्चों 2028, और आखिरी में है 25p, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो इसका आ जाएगा 6156 प्लस 2028, ठीक है, इज इक्वल टू 8184 आ रहा है और प्लस 25p आ रहा है। तो बस ये लिख दो यहाँ पे इसका टोटल, तो 8184 प्लस 25p आ गया। और सबमिशन W का अगर देखो तो कितना आ रहा है इसका टोटल, 135 प्लस 40 और है प्लस 25 इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 8184 प्लस 25p आ रहा है मेरे बच्चों, और 200 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 46.23 इज इक्वल टू आपका आ रहा है 9246 आ रहा है, और 25p इज इक्वल टू 9246 माइनस 8184, तो इससे माइनस कर दो 8184, तो बच्चों 1062 आ रहा है। तो 25p इज इक्वल टू 1062 और p इज इक्वल टू 1062, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर दो 25 से, तो ये 42.48 आ रहा है। तो p की वैल्यू जो आ रही है 42.48 आ रहा है ना, ये अब कितना आ गया 42.48। अब हमें सिंपल एवरेज बोला है, तो सिंपल एवरेज का कुछ नहीं होता है, सिंपल करना है आपने, बस आपको बोला है सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज में सबमिशन x, ठीक है, और अपॉन में n, मतलब जो नंबर ऑफ आइटम्स होगा, कितना आइटम्स है, 3 ही है ना, बस ठीक है। तो यहाँ पे 3 आइटम हो गया, तो ये था हमारा 45.60, दूसरा था हमारा 50.70 प्लस, और p की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 42.48, बस इसको सॉल्व करो मेरे बच्चों। तो 42.48 प्लस 50.70, 50.70 फिर प्लस 45.60 और डिवाइड बाई 3 कर दो इज इक्वल टू 46.26 आ रहा है, क्या आ रहा है 46.26। तो ऑप्शन जो बी है आप लोग का, ऑप्शन बी जो है बच्चों वो आपका करेक्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चलो जी बहुत बढ़िया। बोला व्हेन 9 लोकल ट्रेन्स आर रनिंग बिटवीन हल्दिया एंड बर्धमान, बोला 9 लोकल ट्रेन चलती है हल्दिया और बर्धमान के बीच, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से कैन अ पैसेंजर ट्रैवल, एक पैसेंजर ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम बर्धमान टू हल्दिया एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन, जाएगा उसके लिए ऑप्शन क्या है, 9 ट्रेन का ऑप्शन है, ठीक है। सिलेक्ट क्या करेगा, एक ही ट्रेन तो करेगा, ठीक है। अब जब वापसी आएगा ना तो उस ट्रेन से नहीं आएगा जिससे गया था, तो कितने रह गए, अब 8 रह गए ट्रेन, सिलेक्ट क्या करेगा, एक ही करेगा, बस खत्म। अब बच्चों ध्यान रखना है NC1 जब होता है तो इज इक्वल टू n ही होता है, ये देखो 9 यहाँ पे n है, C1 तो n ही होगा मतलब 9 ही होगा,
और यहाँ पे 80 होगा, क्योंकि 8C1 मतलब NC1, तो N मतलब क्या 80 हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 72 वेज, 72 वेज होगा। यहाँ पे ऑप्शन ने ये गलत दे रखा है आपके, इसमें प्रिंटिंग बहुत मिस्टेक है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालना है, सीधा सीधा बोल दिया परमुटेशन करना है। फॉर 15 स्कूटर्स इफ 3 स्कूटर्स आर टू बी कंसिडर्ड एट अ टाइम, तो 15 स्कूटर है और 3 स्कूटर कंसिडर करना है, बस परमुटेशन बोला था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला होता है N का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल होता है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे 15 का फैक्टोरियल और 15 माइनस 3 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 15 का फैक्टोरियल अपॉन 12 का फैक्टोरियल और 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 का फैक्टोरियल, नीचे 12 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल। तो अब देखो कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है मेरे बच्चों 2730। चलो ये सही दे रखा है, तो ऑप्शन ए जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 29 अभी किया है, ठीक है, क्वेश्चन 29 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 30। बोला हाउ मेनी वेज कैन 5 ड्राइवर्स रिफिल दियर टैंक्स फ्रॉम 5 रिफिल्स, 5 रिफिल है, ठीक है, कितने तरीके से 5 ड्राइवर अपने टैंक को फुल करेंगे, एज्यूमिंग नो रिफिल इन द फ्यूल स्टेशन रिमेन अनयूज्ड, कोई भी अनयूज्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 5P5 भी तो होगा, कितने तरीके से बोला, हाउ मेनी वेज मतलब परमुटेशन, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, N का फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 5, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, ध्यान रखना। तो सीधा 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6 होता है, तो 120 वेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 31 पर। बोला है बच्चों एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, तो क्या इक्वेशन है, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो नेचर पूछा है हमें, ये गलत दे रखा ऑप्शन, ठीक है, नेचर बताना है ना, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, इरेशनल है, ये बताना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गलत दे रखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4AC जिसे हम डी कहते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बी क्या होता है, एक्स के आगे जो कोफिशियंट है क्या है, माइनस 24 है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है मेरे बच्चों 16, सी क्या है 9। अब देखो ये क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है 576, और इधर अगर मैं करूं तो 16 इंटू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू, ये भी 576 आ रहा है, तो इसको करेंगे कैंसिल तो 0। तो जब 0 आता है तो जो नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक तो होता है ये रियल, दूसरा होगा इक्वल, और तीसरा होगा बच्चों रैशनल, है ना, अगर रूट में होता तो इरेशनल होता, ठीक है। तो ये हमारा होगा, ये इसके आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे पहला रियल हो, इक्वल हो, तो सी में आपका रैशनल हो, या ऑल ऑफ दिस हो, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट होगा, ऐसा इसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रूट्स नहीं निकालने बोला है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा कितना हो गया, 31 हो गया, ये 32। चलो जी कंसिडर द फॉलोइंग कॉमोडिटी, ये कॉमोडिटी आइटम्स दे रखे सारे बच्चों, ये आपका बेस प्राइस है, ये आपका करंट प्राइस है, और ये आपका वेट है, ठीक है। ये आगे पीछे हो गया थोड़ा, चलो हम इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे बेस प्राइस को हम लोग लिखते हैं P0, करंट प्राइस को P1, ठीक है, और वेट को W। तो यहाँ पे है हमारे पास A B C D E, यहाँ पे दे रखा है आपके पास 22, यहाँ पे है 15, यहाँ पे मेरे बच्चों 80, यहाँ पे है 110, और यहाँ पे है 25। यहाँ पे P1 है आपका, ये 45 नहीं होगा बच्चों, ये 40 होगा, बहुत मिस्टेक है क्वेश्चन पेपर में, तो बड़े आराम से करना, ठीक है। 40, घबराना मत, कई बार क्या होगा कि ऑप्शन से मैच नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। तो 40 है, 15 है, फिर 90 है, फिर 130 और फिर 30 है, और वेट दे रखा है हमारे पास बच्चों 8 6 7 3 और 5। अब निकालना क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर निकालना है ना, दैट इज P01। इसके लिए फॉर्मूला सिंपल होता है, सबमिशन
P1W अपॉन सबमिशन P0W और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो तो अब निकाल लेते हैं हम लोग क्या, सबमिशन P1W चाहिए। तो मैं देखो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम लिमिट होता है। चलो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, P1W का सबमिशन टोटल। तो यहाँ पे पहले मैं निकाल रहा हूँ सबमिशन P1 और W, और फिर निकालूंगा सबमिशन P0W। चलो तो देखो कैसे करना है बच्चों, P1 और W ये ले रहे हैं, तो 40 के साथ पहले 8 को मल्टीप्लाई करो, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू m प्लस कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 इक्वल टू m प्लस, फिर 90 इंटू 7, 90 इंटू 7 इक्वल टू m प्लस, फिर 130 इंटू 3, 130 इंटू 3 इक्वल टू m प्लस, और आखिरी में 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 इक्वल टू m प्लस, और टोटल लाने के लिए MRC, ठीक है, आखिरी में MRC करना है। तो बच्चों ये आ जाएगा 1580। अब उसी तरीके से P0W करो, तो P0W करेंगे तो क्या होगा, देखो 22 इंटू 8, 22 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू m प्लस, 15 मल्टीप्लाई बाई 6, 15 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू m प्लस, फिर 80 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर 80 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू m प्लस, 110 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू m प्लस, फिर 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू m प्लस, फाइनल रिजल्ट के लिए MRC। तो ये आ जाएगा 1281। बस बिठा दो, क्या दिक्कत है, आ गया ना, सेकेंड में आ गया देखो। तो ये तो आया था 1580 मेरे बच्चों, ये आया 1281 और इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 1580 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको डिवाइड कर दो 1281 से, इज इक्वल टू तो 123.34। तो ऑप्शन ए जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल था ना जी सर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं अब। कंसीडर द फॉलोइंग, सेम वही चीज दे रखा है, कमोडिटी बेस प्राइस है ना, करंट प्राइस और वेट। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा ये 40 होगा। यहाँ पे आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन और प्राइस रिलेटिव, ठीक है, इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखेंगे, तो यहाँ पे भी वही लिख लेते हैं आइटम्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बेस प्राइस के लिए P0, करेंट प्राइस के लिए P1, ठीक है, और वेट के लिए W। तो यहाँ पे A, B, C, D और E। P0 है आपके पास 22, ये है मेरे बच्चों 15, ये है 80, ये है आपका 110 और ये है 25। P1 की बात करें तो यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 130, यहाँ पे है 30। W का है 8, 6, 7, 3 और 5। क्लियर। चलो अब बच्चों हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा हमें। तो इसका मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, वेटेड अर्थमेटिक मीन और प्राइस रिलेटिव का। इसका होता है सबमिशन P W, ठीक है बच्चों, अपॉन सबमिशन W। अब ये जो P निकालना है ना, P कैसे निकलेगा हमारा, P होता है मेरे बच्चों P1 अपॉन P0 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमें निकालना है। क्लियर, ये हमें निकालना है। तो चलो करो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं P1 अपॉन P0 मतलब 40 अपॉन 22, तो 40 डिवाइड बाई 22 और मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, तो ये 181, ये आ रहा है मेरे बच्चों 181.8, ठीक है। डेसिमल के बाद एक ही लेते हैं, चलो 81, ये पॉइंट के बाद 2 अप्रॉक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 15 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये तो आपका 100 ही आ जाएगा। चलो ये आपका 100 आ गया। उसके बाद 90 डिवाइड बाई 80, 90 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, तो 112.5, 112.50, ठीक है। उसके बाद 130 अपॉन 110, 130 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे बच्चों 118.18, ठीक है, 18 आ रहा है। चलो जी ऊपर का एक बार देख लेते हैं, 40 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 181.81, ठीक है। अब यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 25, 30 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 120, ठीक है, ये आ गया। बस अब इसका हमें क्या करना है, W के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब वही तरीका सीधा, अब देखो तरीका बताया था ना, सबमिशन P W कैसे हो जाएगा, देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 181.82 इक्वल टू m प्लस हो गया। दोबारा देखो
मैंने क्या पी डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करना है, उसका टोटल लाना है। तो 8 के साथ इसको करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 181 और ये 0.82 इक्वल टू m प्लस, फिर 6 के साथ 100, फिर 6 इंटू 100 इक्वल टू m प्लस, फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 112.50 इक्वल टू m प्लस, फिर 3 इंटू 118.18 इक्वल टू m प्लस, और फिर आखिरी में 5 मल्टीप्लाई बाई 120 इक्वल टू m प्लस, और फाइनल रिजल्ट निकले MRC। तो इसका आ गया 3796.6। तो देखो ये आ गया 3796.6 और अपॉन में W का टोटल देखो कितना आ रहा है। तो बच्चों ये 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 29। तो अगर इसको हम सॉल्व करें अब 3796.6 और डिवाइड बाई 29 इज इक्वल टू, तो 130.92 अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही आ रहा है। ऑप्शन सी जो है ये आप लोग का 130.91, ठीक है, 7 आ रहा है, तो इसको हम 130.92 अप्रॉक्स हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बच्चों चलिए अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्या 33 हुआ था 34। बोला फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड सी, बोला ए और सी के कौन सी वैल्यू के लिए वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द रूट्स वुड बी इक्वल टू बी। मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये बी आना चाहिए। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए में यहाँ पे क्या करेंगे ताकि ये बी के बराबर आएगा। तो अगर पहला ऑप्शन देखे ए के जगह पे मैं 1 पकड़ूं, है ना, और सी बोला है, सी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये अगर ए के जगह पे 1 बिठाऊं मैं, तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस बी आएगा। मुझे चाहिए क्या, बी। ऑप्शन बी देखो ए के जगह पे अगर -1 बिठाऊं, ठीक है, ये माइनस बी का बी, ए के जगह पे -1 बिठाओ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सी का वैल्यू एन कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे सी की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला द मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स इज 42, इफ वन मोर आइटम 64 इज एडेड टू द डेटा, द मीन बिकम्स 44, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द ओरिजिनल डेटा इज। तो देखते हैं इसको, बोला मीन ऑफ सर्टेन नंबर, तो मीन जो है एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन एक्स अपॉन एन है। यहाँ पे मीन बोला क्या है, 42 है, ठीक है, सर्टेन नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबमिशन एक्स जो आ गया वो 42 एन आया। अब हमें क्या बोला है, इफ वन मोर आइटम 64 इज एडेड, तो ये सबमिशन एक्स है, टोटल है। अब ये जो 42 एन है बोला है, इसके साथ एक आइटम अगर मैं 64 और ऐड कर दूं, ठीक है, तो टोटल नंबर एन है, तो इसके साथ भी एक ऐड हो जाएगा। तो जो नया मीन आएगा वो बोला कितना आएगा, 44 आएगा। यही बोला है ना, द मीन बिकम्स इतना, वही चीज कर दिया बस, क्या दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 44 एन प्लस 44, ठीक है, इधर 42 एन प्लस 64 और 44 एन माइनस 42 एन कितना आ जाएगा, ये तो आएगा 2 एन आ जाएगा, और ये 64 माइनस 44 करेंगे, 4 से 4 गया 0, ये 20, तो n इज इक्वल टू मेरे बच्चों 10 आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी चलो जी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द 5 ईयर मूविंग एवरेज अगेंस्ट ईयर 5। अब इसको कैसे करना होता है आराम से समझो। पहले ईयर लिख लो, फिर यहाँ पे आपका जो सेल्स है सेल्स लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका 5 ईयर मूविंग टोटल, ये स्टेप याद रखना सबके लिए ऐसे ही होगा, 5 ईयर मूविंग टोटल, और आखिरी में 5 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है, बस खत्म कहानी। चलो ईयर 1 ले लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 9। अब लिख लो, तो यहाँ पे तो आपका दे रखा है 36, ठीक है। अब यहाँ पे है 43, यहाँ पे भी है 43, यहाँ पे है 34, यहाँ पे है 44, यहाँ पे है 54, यहाँ पे है 34, यहाँ पे है 24 और यहाँ पे है 14। अब 5 ईयर मूविंग टोटल में क्या करना है, इसको आराम से समझो। तो ये 5 का देखो 1 2 3 4 5। अब ये जो सेल्स है ना ये 5, ये टोटल करो बच्चों, तो कितना है, पहला 36 प्लस 43 प्लस फिर है 43 प्लस फिर है 34 प्लस और आखिरी 5 में है 44 इज इक्वल टू, तो 200 आ रहा है, ठीक है। अब ये 200 कहाँ लिखना है बच्चों, आपको बीच में लिखना है, मतलब ऊपर से 2 छोड़ दो,
ये 2, इधर से ये 2 छोड़ दो तो बीच में ये आ रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखना है क्या 200, ठीक है, क्या लिखना है 200। अब इसको डिवाइड बाय क्या कर दो 5 कर दो, इज इक्वल टू 40, तो ये आपका 40 तो आ गया 5 ईयर मूविंग एवरेज। अब क्या करना है यहाँ पे ध्यान से समझो, अब ये 36 को क्रॉस कर दो। अब सेल्स क्या नेक्स्ट से देखना है, अब यहाँ से देखना है 1 2 3 4 और ये 5, मतलब यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5। अब ये 5 ईयर का देखना है, तो इस 5 ईयर का देखो कितना आएगा, तो सर ये आ जाएगा 43, एक बार प्लस 43, फिर है 34 प्लस, फिर है 44 प्लस, और आखिरी में है 54, ठीक है, इज इक्वल टू 218 आ रहा है। तो अब बीच में लेंगे तो ऊपर से 2 नीचे से 2 छोड़ा तो बीच में ये आएगा 218, और इसको मेरे बच्चों डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो इज इक्वल टू 43.6 आएगा, तो ये आ जाएगा 43.6। अब उसी तरीके से अब क्या करना है, इसको आपने हटाना है, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट से शुरू करेंगे। ये कितना था 54 था ना, अब दूसरे का भी हो गया, ये भी क्रॉस। तो अब कहां से लेना है आपने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लेना है 5, तो आ जाएगा आपका कितना मेरे बच्चों 43 प्लस 34, फिर हो गया प्लस 44, फिर प्लस 54, फिर प्लस फिर 34 इज इक्वल टू 209। तो यहाँ पे 209 आ जाएगा, और इसको डिवाइड बाय 5 कर दो तो बच्चों 41.8 आ जाएगा, 41.8। बस आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 5 ईयर मूविंग एवरेज अगेंस्ट ईयर 5, ठीक है, 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है अगेंस्ट ईयर 5। तो ईयर 5 ये है, तो ईयर 5 का देखो कहाँ आ रहा है मूविंग एवरेज 41.8 आ रहा है। तो मेरे बच्चों जो ऑप्शन आपका डी है ना, ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्लियर? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला है, इन अ सर्टेन फैक्ट्री अ यूनिट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए इन 4 मिनट्स, बाय बी इन 5 मिनट्स, बाय सी इन 6 मिनट्स, बाय डी इन 10 मिनट्स एंड बाय ई इन 12 मिनट्स। बोला एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर मिनट इज। तो यहाँ पे सीधा सीधा रेट की बात बोली जा रही है, ठीक है। और उस केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, जो एक यूनिट वर्क है, ठीक है, ए के द्वारा कितने किया जा रहा है 4 मिनट में, बी के द्वारा 5 मिनट में, सी के द्वारा 6 मिनट में, डी के द्वारा 10 मिनट्स में, ठीक है, और ई के द्वारा 12 मिनट में। यही बोला है, सिंपल है। रेट बोला है, एवरेज बोला है, देखो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीटेड, तो मैंने समझाया था इस केस में क्या लगता है, हार्मोनिक मीन लगता है बच्चों। और हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या, कितने हैं ये सर, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आइटम हो गए। और क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग, पता है आप लोग को, करा रखा है पहले भी मैंने, काफी सारी वीडियो है मेरी। तो 1/6 हो गया, फिर एक हो गया 1/10 और एक हो गया 1/12। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या बोला था बच्चों कैलसी से मैंने, तो देखो क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू m प्लस, अब ऊपर क्या 5 है, 5 डिवाइड MRC और फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वल, तो 6.25 जो है इसका आंसर आ रहा है, 6.25। अब देखो कौन सा ऑप्शन जो है वो 6.25 दे रहा है, तो 25 डिवाइड बाई 4 कर दो तो बच्चों ये 6.25 दे रहा है। तो ऑप्शन ए आप लोग का क्या करेक्ट है, बस कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ हार्मोनिक मीन का कौन सा फीचर है। बोले ज्योमेट्रिक मीन इज अफेक्टेड मच बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्मॉल, नहीं ये तो मैंने आपकी प्रॉपर्टी भी पढ़ा रखी है, वो वीडियो देखो मेरी, ठीक है। GM gives the actual value of the series, नहीं false. GM is useful when a given phenomenon has a limit for lower value. Yes, ये आप लोग का बच्चों करेक्ट है, ठीक है। कि देखो जब भी कंपाउंडिंग की बात आती है ना, तो वहां पे हमें ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करना होता है, मतलब रूट का इस्तेमाल करना होता है, वहां पे अर्थमेटिक मीन नहीं होता है। और यही प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैंने डिटेल इसकी वीडियो है कंसेप्ट की, वो जरूर आप लोग देखें। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। If bx on y and by on x are regression coefficient of series x on series y and regression coefficient of series y on series x respectively, then which of the following is correct? कौन सा करेक्ट है?
अब बच्चों हमें पता है आर जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई ऑन एक्स, और इसका क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर होता है ना। तो अब देखो ये स्क्वायर रूट हटा दो तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं तो ये बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई ऑन एक्स होगा, ठीक है। और जहां पे आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो देखो अगर मैं ऑप्शन बी देखो, बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई ऑन एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट है, आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर चुके हैं, ये 37 हो गया था हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 38, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 39, और अब करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। बोला इन अ बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इफ डी इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू देन एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। बेस्ट फिट कब ऑकर्स तब होता है जब जो हमारा जो वैल्यू है वो जीरो के आसपास होती है, ठीक है। क्या होती है, जीरो के आसपास होती है, कुछ नहीं है। अब चलो इसको मैं समझाता हूं। मान लो मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं जहां पे मैं लिख रहा हूं प्रेडिक्टेड स्कोर, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिखा और 4 मल्टीप्लाई बाय स्टडी आवर, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अब मान लो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिख देता हूं स्टडी आवर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका प्रेडिक्टेड स्कोर क्या आ रहा है 8 4 जा 32, दैट इज आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं, ये आपने अनुमानित किया है। बट जो एक्चुअल जो मार्क्स आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, एक्चुअल मार्क्स माइनस प्रेडिक्टेड स्कोर, तो 80 माइनस 82 करेंगे तो आपका -2 का आ रहा है डिफरेंस। तो बच्चों ये जो डिफरेंस जो है ये एक एक का बताया मैंने, ऐसे ही बहुत सारा का करेंगे। अब ये जो आया डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस क्या हो रहा है जीरो के आसपास है नजदीक, तो उसको हम लोग बेस्ट फिट कर्व कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये रिग्रेशन मान लो लाइन है इसके आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आप लोग का ये करेक्ट है बच्चों। चलो ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है एंड दिस इज योर डी। अगला क्वेश्चन देखें, इन अ बाइवेरिएट एनालिसिस इफ टू रिग्रेशन, अच्छा कौन सा क्वेश्चन किया 40 हो गया 41। चलो जी, इन ए बाइवेरिएट एनालिसिस इफ टू रिग्रेशन इक्वेशन आर, दो दे रखा है, एक है आपका 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है मेरे बच्चों 40x माइनस 18y माइनस 214 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे x बार y बार होना था, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। द मीन ऑफ द सीरीज x एंड y आर होगा ये रेस्पेक्टिवली, क्या होगा, तो कौन सी वैल्यू होगी x y की वो बताना है, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में पुट कर दो बस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो आपने देखना है। तो देखो मैं x के जगह पे पहले 13 लेके चल रहा हूं, y के जगह पे 17 करके देखो बच्चों। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 17 और प्लस 66। तो पहले देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 104 आ रहा है, ये 170 आएगा और प्लस 66, तो 104 माइनस 170 और प्लस 66 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा इसके केस में देखो क्या आ रहा है 40 इंटू 13 माइनस 18 इंटू 17 माइनस 214। तो पहले ये हो जाएगा 40 इंटू 13 इज इक्वल टू 520, तो ये आ रहा है, और 18 इंटू 17 इज इक्वल टू ये 306 आ रहा है माइनस 214। तो यहाँ पे अगर करूँ 520 माइनस 306 और माइनस करूँ 214 इज इक्वल टू, तो ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से देखो। बोला अ लॉट कंटेन्स 10 आइटम्स हैं ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, 3 क्या है डिफेक्टिव है, ठीक है। अब बोला 3 आइटम्स आर चूजन फ्रॉम द लॉट एट अ रैंडम वन आफ्टर अनदर, 3 आइटम चूज करने एक के बाद एक, बट रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो बोला द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर डिफेक्टिव इज, तो तीनों के 3 डिफेक्टिव होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल देखो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसी इवेंट की, जो भी हमें इवेंट बोला है। टोटल कितने 10 आइटम्स, 3 डिफेक्टिव करने। अब एक को निकाल दिया बच्चों तो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा 2/9। अब मान लो क्या एक को फिर निकाल दिया तो फिर रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो 1/8, तो बॉल भी कम होती जाएंगे ना साथ साथ में। बस ये था, इसका कुछ नहीं था, सिंपल था। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 2 जा 6 आ रहा है, और ऊपर आ रहा है 10 9 जा 90, और 90 मल्टीप्लाई बाई
8 कर दो इज इक्वल टू 720, ठीक है ना। तो 6 डिवाइड बाई 720 करेंगे बच्चों, तो आपका जो आंसर आ रहा है 0.0083 आ रहा है, 0.0083, जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये देखना है आपने। बोला व्हेन टू इवेंट्स हैपन, जब दो इवेंट घटना घटती है साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोला द आउटकम ऑफ द फर्स्ट इवेंट ऑलवेज हैव एन इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द सेकंड इफेक्ट, ये तो फॉल्स है। अब मान लो पहले अगर मैं एक सिक्के को फेंक रहा हूं तो पहली बार हेड आया, तो क्या दूसरी बार टेल आएगा? जरूरी नहीं है ना, हेड भी तो आ सकता है। तो पहले इवेंट के ऊपर तो वो डिपेंड नहीं है कि नहीं। चलो दूसरा क्या होगा, द आउटकम ऑफ द फर्स्ट इवेंट मे और मे नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द सेकंड। हाँ, ये आपका करेक्ट है कि एक क्या है, जैसे अब मान लो क्या कार्ड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, कार्ड्स में मैंने आपको बोला है कि एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 4/52 होगा। अब मैंने कहा एक एस निकाल दिया आपने, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आपका उस केस में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की, सर 3/51। तो इसका इफेक्ट देखो इसमें पड़ रहा है ना, अलग आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंट के केस में, डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट के केस में मैंने कॉइन्स की बात कही है कि दोनों केस में हाफ हाफ आएगा, है कि नहीं। हेड भी आएगा, अगर मान लो एक सिक्के को उछाल रहे हैं 2 बार, तो हेड आने की संभावना 1/2, टेल आने की संभावना भी 1/2, सेम आएगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि द आउटकम ऑफ द फर्स्ट इवेंट मे और मे नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द सेकंड इवेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों, बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स। बोला है आइटम दे रखा है आपको, बेस ईयर दे रखा है, करंट ईयर दे रखा है, और ये आपको डेटा गिवन है। आप सबको पता है कि जब फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स मतलब Q01, ठीक है। तो इसका सिंपली सा फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला क्या है सर, सबमेशन, ठीक है। लेस प्राइस का जो क्वांटिटी इंडेक्स है वो लगाएंगे आप लोग पहले, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, Q1/Q0, और लेस प्राइस ने क्या किया था, बेस ईयर की प्राइस को इंपॉर्टेंस दिया था, तो यहाँ पे P0 आ जाएगा, ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए। और दूसरा है पास्टेज का, क्या है सर, सबमेशन यहाँ पे Q1 सबमेशन यहाँ पे Q0 ले लो, और इन्होंने जो करेंट ईयर की प्राइस है ना उसको इंपॉर्टेंस दिया था, बस ये आपने करना है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब हमें अब क्या निकालना है, देखो यूनिट प्राइस है बेस ईयर का, तो ये क्या हो जाएगा P0, ये हो जाएगा मेरे बच्चों Q0, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा आपका Q1। तो निकालना क्या है आपको, निकालना है Q1 और P0, ठीक है। फिर निकालना है आपको, अच्छा इसका सबमिशन है, ठीक है। देखो मैं डायरेक्टली कैसे निकाल रहा हूं, बड़ा आसान तरीके से। फिर है Q0 P0, फिर उसके बाद मेरे बच्चों है Q1 P1, और आखिरी में एक है हमारा Q0 P1। चलो जी कैलसी उठा लो। अब देखो कैसे कर रहा हूं, सबसे पहले हमें क्या करना है, Q1 और P0, Q1 ये रहा और P0 आपका ये रहा आगे, है ना, स्टार्टिंग में। तो ये और ये करो, तो 8 × 5 करेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो 8 × 5 = m+ कर दिया बच्चों, ठीक है। उसके बाद 6 × 10, तो 6 × 10 = m+, और उसके बाद है आपका 5 × 17, फिर है 5 × 17 = m+, और फाइनल रिजल्ट के लिए MRC। तो ये तो आ जाएगा मेरे बच्चों 185, हो गया Q1 P0। अब Q0 P0 ये पास के, तो 8 × 6, तो क्या करेंगे, 8 × 6 = m+, फिर है बच्चों 10 × 5 = m+, फिर है 17 × 8 = m+, और MRC, तो ये 234 आ रहा है, बस इजी तरीका है ना। अब Q1 और P1 ये आसपास के, तो यहाँ पे करेंगे 12 × 5 = m+, फिर है 11 × 6 = m+, देन 8 × 5 = m+, और MRC, तो ये आ गया 166। अब है Q0 और P1 ये, ठीक है। तो हो जाएगा 6 × 12 = m+, देन 5 × 11 = m+, फिर 8 × 8 = m+, MRC 191। बस अब बिठा दो मेरे बच्चों जो आपको दे रखा है,
सबमिशन Q1 P0 ये आपका 185 आया, अपॉन में Q0 P0 यह आया आपका 234 मल्टीप्लाई बाय Q1 P1 166 166, Q0 P1 191। बस सीधा सीधा निकालो इसका, देखो कितना आ रहा है 185 डिवाइड बाई 2 3 और 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 166 डिवाइड बाई 191 इज इक्वल टू ये आ गया। अब बस इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो बच्चों यही आएगा 0.828 आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 82.9। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऑप्शन गलत है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब ये हो जाएगा हमारा 45। क्या बोला है, इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड ऑन, अनबायस्ड मतलब जहां पे हेड और टेल आने की संभावना बराबर हो, ठीक है, देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल होगा ये आर, तो ये क्या होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों चीज एक साथ नहीं आ सकती है। क्या आ सकती है, हेड भी और टेल भी दोनों एक चीज एक साथ आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो ये तो करेक्ट है। एग्जस्टिव का मतलब आइदर हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, और इक्वली लाइकली का मतलब जितने हेड आने की संभावना है उतनी ही टेल आने की भी संभावना है, तो इसका मतलब ये तीनों ही ठीक है। ऑल दीज जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है ना, बोला इन अ बाइवेरिएट एनालिस्ट इफ टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर, दो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखा है बच्चों, एक ये और एक ये। अब बोला इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब आर जो है वो आपको दे रखा है 1/√10, देन द वैल्यू ऑफ एम इज, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चले पहले इक्वेशन उतार लेते हैं। एक दे रखा है एम एक्स माइनस वाई प्लस 10 मेरे बच्चों इज इक्वल टू 0, और दूसरा है ये माइनस यहाँ कर दो, है ना, -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन को आप पकड़ लो x ऑन y, तो x ऑन y पकड़ लेते हैं, तो x वाला पार्ट एक तरफ होगा, समझा रखा है मैंने, y इधर जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा 10, और x इक्वल टू 1/m y, और यहाँ पे क्या होगा -10/m होगा, दोनों के नीचे तो डिवाइड होगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमें इसकी तो जरूरत है नहीं, हमें निकालना है b x ऑन y, तो क्या होगा ये y के जो कोफिशिएंट है दैट इज 1/m। इसी तरीके से अब हम इसको लेट क्या पकड़ेंगे इक्वेशन, यस रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो y ऑन x करेंगे तो ये क्या होगा 5y इधर ही रहेगा मेरे बच्चों, ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, और y इज इक्वल टू 2/5x प्लस 14/b5 हो जाएगा। यहाँ से हमारा b y ऑन x आ जाएगा दैट इज 2/5 जो x का कोफिशिएंट है। अब आपको पता है r इज इक्वल टू √b(x ऑन y मल्टीप्लाई बाय b y ऑन x होता है। r हमारे पास कितना दे रखा है 1/√10 है मेरे बच्चों, इधर आ जाएगा b(x ऑन y है 1/m इंटू 2/5 है। अब इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो आप एक काम कर लो, √10 का √10 यहाँ पे हो जाएगा √2/5m, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तभी तो m की वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 2/5m, और 5m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 2 20 है बच्चों, और m इज इक्वल टू 20/5, 5 4 20, तो m की जो वैल्यू हमें निकालने बोली थी वो वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, ऑप्शन सी दैट इज 4। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 46 था ये हमारा, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला है, एक बैग है कंटेंट्स 10 रेड एंड 10 ग्रीन बॉल्स, 10 लाल है 10 ग्रीन बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ग्रीन इज, बड़ा सिंपल है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ग्रीन बॉल्स की निकालनी है। क्या आ जाएगा, ग्रीन बॉल कितने हैं 10, और टोटल बॉल्स कितने हैं, नीचे आता ना टोटल आउटकम 20 है सर, ये 10 ये 10, तो ये सीधा सीधा 1/2 जो है ऑप्शन सी ये आप लोग का करेक्ट है। कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर अब आ जाएगा मेरे बच्चों 48। अब ध्यान रखना यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, क्या बोला है, रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स बोला है, मतलब Q01। आपको बेस ईयर दे रखा है, ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ पे करेंट ईयर दे रखा है। तो बेस ईयर की क्या क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी हो गया Q0, और यहाँ पे आपका हो गया Q1। क्लियर है। बस अब बच्चों यहाँ पे देखो इनका ना ज्योमेट्रिक मीन लिखा है, तो मैं लॉग वाला पार्ट नहीं बोल रहा हूँ, वो आप वीडियो देख लेना किस तरीके से लॉग निकालना होता है, मैं यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, बस इसका थोड़ा फॉर्मूला देख ले क्या होगा, एंटी लॉग सबमेशन। ठीक है, ये काट देना यार, एंटी लॉग सबमेशन Q और अपॉन में आ जाएगा N, N का मतलब हो गया हमारा नंबर ऑफ आइटम्स जो कि हमारे यहाँ पे 3 है। अब ये जो Q है ये Q कैसे निकालेंगे,
ठीक है, इसको स्मॉल में कर दो। अब ये आप लोग Q कैसे निकालेंगे बच्चों, Q1 अपॉन Q0 और मल्टीप्लाई बाई 100, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। देखो आइटम्स है, बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 लिया था मैंने, ये Q1। Q कैसे निकलेगा मैंने अभी आपको बताया, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 ये कर दिया। इन सब का अब आपने लॉग निकालना है। ठीक है, तो ये इसका लॉग आ गया 110 का लॉग, इसका लॉग आ गया, इसका टोटल चाहिए था हमें, ये टोटल आ गया। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ये बताया था बच्चों, बस वैल्यू पुट कर दिया और आखिरी में इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 103.2 आएगा। ठीक है, 103.23 अप्रॉक्स लगा लो। ठीक है, बस लॉग की वीडियो एक बार देख लेना फिर कैसे निकालना, नहीं तो ये वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं है। चलो अब यहां पे बोला है y इज इक्वल टू, आपका दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा कितना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। चलो आखिरी में पहुंच रहे हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 49। अब y इज इक्वल टू है बच्चों हमारा 4x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट y डैश। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन dx। तो अब देखो पहले क्या करें, इसको सॉल्व कर लो। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, a का क्यूब, ठीक है, माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए मतलब 4x है और इंटू बी मतलब 3, और प्लस होता है 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। हो गया बच्चों, यहाँ पे प्लस का प्लस, ये क्या है 5x माइनस 2, मतलब ये a और ये माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 5x इंटू 2, तो 2 5 जा 10, एक मिनट में पूरा ही कर देता हूँ, माइनस 2 इंटू ए इंटू और बी हो गया, और प्लस बी का स्क्वायर होता है। इसे सॉल्व करें बच्चों तो 4 को 3 बार करेंगे, 16 4 जा 64, x का क्यूब आएगा माइनस यहाँ पे 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 4 के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 3 3 जा 9, तो 16 इंटू 9, तो 16 इंटू 9 अगर मैं करता हूँ तो 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 144 और x का स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 27 4 जा, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर करता हूँ तो ये आ रहा है हमारा बच्चों 108, तो यहाँ पे आ गया हमारा 108x आ गया। क्लियर है, उसके बाद प्लस का प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ये 20x आएगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको और एक बार सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, ये 64x क्यूब ये हो ही गया हमारा। स्क्वायर वाला पार्ट देखो, ये माइनस 144 है एक्स स्क्वायर और ये प्लस 25 एक्स स्क्वायर, तो 25 और माइनस 144 इज इक्वल टू, तो बच्चों ये आएगा 119। ठीक है, 119 एक्स स्क्वायर ही आएगा, यस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 119 एक्स का स्क्वायर। चलो इसका भी काम हो गया। अब x वाला पार्ट आ जाओ, ये 108 और ये 20, 108 माइनस 20, 108 और माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 88 आ रहा है। ठीक है, तो प्लस आ जाएगा मेरे बच्चों 88x आ जाएगा। ठीक है, और आखिरी में ये 27 और 4, तो ये माइनस 23 आएगा, ये आ गया। अब चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो देखो ये 64x के साथ है तो ये तो एज इट इज रहेगा, x की पावर n है तो ये 3 आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। इधर ऐसे ही रहेगा 119, x की पावर n है तो n पहले आ गया और x की पावर n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपका सीधा 88 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो इसको अगर मैं अब सॉल्व करके देखूँ, 3 4 जा 12 2 इन एंड 1 और 3 से 18 1 19, तो 192 एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस 238 होना चाहिए और प्लस 88 होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, एक्यूरेट आंसर आपका यही होगा। ऑप्शन में आपका दे नहीं रखा है तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। 192 एक्स का स्क्वायर माइनस 238 एक्स प्लस 88 जो है वो आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे शायद ये थोड़ा गड़बड़ होगा, यहाँ पे माइनस 238 एक्स प्लस 88 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो, और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग रिजल्ट्स। एन आपका दे रखा है, सबमिशन डी एक्स दे रखा है, सबमिशन डी वाई 4 दे रखा है, सबमिशन डी एक्स स्क्वायर 1344 दे रखा है, सबमिशन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 215, सबमिशन डी एक्स डी वाई दे रखा है आपका ये
-4360। एप्रोप्रिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, मतलब आपको बी एक्स ऑन वाई निकालो और मेरे बच्चों बी वाई ऑन एक्स निकालें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सब्मिशन डी एक्स डी वाई माइनस सब्मिशन डी एक्स और सब्मिशन डी वाई अलग अलग। अब यहाँ पे क्या आएगा, y बाद में है तो सिर्फ y के लिए लिखना है, n सब्मिशन डी वाई का स्क्वायर माइनस सब्मिशन जो डी वाई है उसका पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर वाला सेम आ जाएगा, सब्मिशन डी एक्स डी वाई माइनस सब्मिशन डी एक्स सब्मिशन डी वाई और अपॉन में आएगा मेरे बच्चों x बाद में है तो ये सिर्फ x के लिए आएगा, n सब्मिशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस सब्मिशन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए वैल्यूज देखते हैं। n कितना है, 12 है सर। सब्मिशन डी एक्स डी वाई दे रखा है, डी एक्स डी वाई ये दे रखा है, कितना है, ये दे रखा है सर -4360 है। देख लो माइनस का माइनस, यहाँ पे देखो क्या है, सब्मिशन डी एक्स डी वाई। ठीक है, सब्मिशन डी एक्स कितना है, सब्मिशन डी एक्स 0 है। ठीक है, सब्मिशन डी वाई क्या है 4 है, तो ये तो पूरा 0 ही आ जाएगा, है ना, 0 × 4 0 ही होगा। यहाँ पे n 12 है मेरे बच्चों। सब्मिशन डी वाई स्क्वायर, तो सब्मिशन डी वाई स्क्वायर आपको 215 दे रखा है, तो सब्मिशन डी वाई स्क्वायर है आपका 215। ठीक है, यही है। चलो जी, माइनस सब्मिशन डी वाई, सब्मिशन डी वाई का होल स्क्वायर, तो सब्मिशन डी वाई 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 12 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 मल्टीप्लाई बाई 4360 इज इक्वल टू, तो ये माइनस में आ रहा है हमारा 52320 आ रहा है मेरे बच्चों। नीचे अगर देखें तो 12 मल्टीप्लाई बाई 215 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 2580 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो -16 कर दो तो 2564। तो सीधा सीधा यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं ना, तो यहाँ पे 2564 लिख रहा हूँ। अब मेरे बच्चों 52320 डिवाइड बाई 2564 इज इक्वल टू, ये आपका माइनस में आएगा -20.40। चलो अब इधर का देखते हैं, तो इधर का क्या आएगा, n तो हमारा 12 ही है। सब्मिशन डी एक्स डी वाई कितना है, सब्मिशन डी एक्स डी वाई दे रखा है हमें, माइनस में -4360 माइनस इधर सब्मिशन डी एक्स डी वाई वही आएगा, 0 ही आएगा। चलो जी, नीचे का चेंज होगा, ये 12 सब्मिशन डी एक्स स्क्वायर, तो सब्मिशन डी एक्स स्क्वायर 1344 है, तो 1344 करेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, माइनस सब्मिशन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो सब्मिशन डी एक्स कितना है, सब्मिशन डी एक्स क्या है, देखो 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, तो ये तो ईजी है। तो ऊपर तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4360 इज इक्वल टू, तो ये तो ऊपर तो सेम ही आएगा -52320। नीचे अगर मैं बात करूं 12 मल्टीप्लाई बाई 1344, ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे बच्चों 16128। अब इसे आप लोग सॉल्व करें तो ऊपर है 52320 डिवाइड बाई 161 और 28 इज इक्वल टू, तो मेरे बच्चों ये माइनस में आएगा आपका 3.24। ठीक है, हाँ यही आ रहा है। अब यहाँ पे बोला है कौन सा एप्रोप्रिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट है, तो बच्चों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू 0 के नज़दीक होती हो वो सबसे बेस्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट माना जाता है। तो देखो ये 0 के नज़दीक है, ये तो काफ़ी दूर है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज -3.244, जो कि आपका ऑप्शन डी है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके पोस्टल टेस्ट पेपर के नाम से दिए गए थे, और काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि उन मिस्टेकों को ठीक करूं और आप लोगों को करेक्ट करके सॉल्यूशन बताऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको डिटेल में देखेंगे और वीडियो के साथ साथ आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे देखते देखते। चलिए मिलते हैं बच्चों और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।